हेलो बच्चों, कैसे आप सब बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं अनुपात विश्लेषण के अंतर्गत क्रियाशीलता अनुपातों की गणना किस प्रकार से की जाती है। क्रियाशीलता अनुपात से आशय ऐसे अनुपातों से है या क्रियाशीलता अनुपात के अंतर्गत ऐसे अनुपात आते हैं जिनके द्वारा प्रबंध या व्यवसाय संचालन क्षमता की जांच करता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रबंध क्रियाशीलता अनुपात के द्वारा इस बात का पता लगाता है कि व्यवसाय के विभिन्न संसाधनों का उपयोग कितनी कुशलता के साथ किया जा रहा है। यह सच है और हम सभी जानते हैं कि यदि व्यवसाय के सभी संसाधनों का उपयोग सही तरीके से किया जा रहा है, उनका सदुपयोग किया जा रहा है, तो व्यवसाय की लाभदायकता बढ़ जाएगी, उसको अधिक लाभ होगा। और इसके विपरीत यदि व्यवसाय के संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है तो व्यवसाय में हानि होगी और व्यवसाय की जो सफलता है उस पर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, उसके असफल होने के चांसेस या संभावनाएं बढ़ जाएंगी। और यदि संसाधनों का सही उपयोग हो रहा है, सदुपयोग हो रहा है, तो व्यवसाय की तरक्की होगी। तो क्रियाशीलता अनुपात के द्वारा जो प्रबंध है वह त्रुटियों का पता लगा लेता है और इन त्रुटियों का पता लगाकर सुधारात्मक कदम उठाता है, जिसके कारण व्यवसाय में लाभदायकता बढ़ती है। तो क्रियाशीलता अनुपात को विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे निष्पादन अनुपात या आवर्त अनुपात। जो क्रियाशीलता अनुपात है उसकी गणना जो है वह बेचे गए माल की लागत के आधार पर की जाती है, अर्थात बेचे गए माल का संबंध जो है, बेचे गए माल की लागत का संबंध उन विभिन्न संसाधनों से निर्धारित किया जाता है। और यह अनुपात जितना अधिक होगा, अर्थात आवर्त अनुपात या निष्पादन अनुपात जितना अधिक होगा, उस व्यवसाय की कार्यपालन क्षमता या संचालन क्षमता उतनी अधिक मानी जाएगी। तो बच्चों, इसके अंतर्गत जो विभिन्न अनुपात हैं उनको हम एक एक करके पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो विभिन्न अनुपात कौन कौन से हैं? पहला है स्कंद आवर्त अनुपात। तो बच्चों, स्कंद का व्यवसाय में सबसे ज्यादा महत्व होता है। यदि व्यवसाय में स्कंद आवश्यकता से अधिक पड़ा रहता है, उसका पूर्ण उपयोग नहीं होता है, तो स्कंद में जो पूंजी लगी है वह पूंजी का उपयोग नहीं हो पा रहा है, जिससे क्या होगा कि व्यवसाय के जो पूंजी का उपयोग अन्य संसाधनों के लिए किया सकता था, अन्य जगह उसका सही उपयोग किया सकता था, वह नहीं हो पा रहा है। और इसके विपरीत यदि स्कंद में कम पूंजी लगाई जाती है, अर्थात स्कंद की मात्रा कम होती है, तो व्यवसाय संचालन में अनेक प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती हैं। तो बच्चों, स्कंद आवर्त अनुपात की गणना जो है वो दो प्रकार से की जा सकती है। पहला है अनुपात के रूप में। अनुपात के रूप में स्टॉक टर्नओवर रेशियो का सूत्र क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का संबंध बनाया जाता है औसत स्कंद से। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं इसमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से क्या आता है। बेचे गए माल की लागत, अर्थात जो माल हमने बेचा है उसकी लागत क्या थी, ठीक है। तो लागत ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है? हम सबसे पहले जो है इसमें ओपनिंग स्टॉक को लिख लेते हैं और उसमें परचेसेस को जोड़ देते हैं और जोड़ लेते हैं हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस को, अर्थात बेचे गए माल की लागत को ज्ञात करने के लिए हम प्रारंभिक स्कंद, किराए और प्रत्यक्ष व्यय तीनों को जोड़ लेते हैं, ठीक है। ये पूरे माल की लागत है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? प्रारंभिक स्कंद, क्रय और एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये जो हैं, ये जो है पूरे वर्ष भर में जो माल हमारे व्यवसाय में आया है वह इस कुल माल की लागत है। इसमें से जितना माल बिक गया है हमें उसकी लागत ज्ञात करनी है, और जो माल नहीं बिका है यदि हम उसकी लागत को घटा दें तो जो बिका हुआ माल है उसकी लागत ज्ञात हो जाएगी। अतः हम इसमें से क्लोजिंग स्टॉक की लागत को घटा देते हैं, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, अर्थात ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस में से क्लोजिंग स्टॉक घटा देते हैं तो हमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ज्ञात हो जाता है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ज्ञात करने का एक और तरीका है कि यदि प्रश्न में ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, सकल लाभ दिया गया है और शुद्ध विक्रय दिया गया है, तो विक्रय में से आप क्या करेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट को घटा देंगे, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, अर्थात बिक्री में से सकल लाभ को घटाने से हमारा बेचे गए माल की लागत ज्ञात हो जाती है। और क्या ज्ञात करना है हमको? एवरेज स्टॉक। तो एवरेज स्टॉक कैसे ज्ञात किया जाएगा? ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को जोड़कर उसमें 2 का भाग दे दिया जाएगा तो हमारा एवरेज स्टॉक ज्ञात हो जाता है। ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। तो इस प्रकार से बच्चों एवरेज स्टॉक ज्ञात हो जाता है। दूसरा क्या है?
इसका स्कंदावर्त अनुपात का दूसरा तरीका क्या है, इसे अवधि में ज्ञात किया जाए, दिनों में ज्ञात किया जाए, महीनों में ज्ञात किया जाए, तो ये कहलाता है कन्वर्जन पीरियड, रूपांतरण अवधि। स्कंद को कैश में कितने समय में परिवर्तित किया जाता है, तो ये कहलाएगा स्टॉक कन्वर्जन पीरियड, इन्वेंट्री टर्न इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड। तो इसे कैसे ज्ञात किया जाता है, इसे ज्ञात करने का लगभग वही फार्मूला है, सिर्फ क्या किया गया है, एवरेज स्टॉक जो नीचे था उसको ऊपर रखा गया है, एवरेज स्टॉक डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और गुणा कर दिया गया है। आप यदि दिनों में ज्ञात करना चाहते हैं तो 365 दिन, और अगर महीनों में ज्ञात करना चाहते हैं तो 12 का आप गुणा कर देंगे। अर्थात इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड ज्ञात करने का फार्मूला क्या हो जाता है, एवरेज स्टॉक मल्टीप्लाई बाय 365 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इस प्रकार से इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड ज्ञात हो जाता है। ठीक है, इसे एक और सूत्र के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। यदि आपने स्टॉक टर्नओवर रेशियो ज्ञात कर लिया है तो इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड ज्ञात करने का फार्मूला और सरल हो जाता है, 365 बटा स्टॉक टर्नओवर रेशियो। अर्थात 365 में यदि आप स्टॉक टर्नओवर रेशियो का भाग कर देंगे तो हमारा इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड ज्ञात हो जाएगा। यह दूसरा तरीका है कि 12 में से आप स्टॉक टर्नओवर रेशियो का भाग कर दें। वास्तव में स्टॉक टर्नओवर नीचे क्यों आया है, देखिएगा, एवरेज स्टॉक डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये जो लिखा है इसका उल्टा जो था वो हमारा स्टॉक टर्नओवर रेशियो था। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, 365 में स्टॉक टर्नओवर रेशियो का भाग कर दिया तो हमारा कन्वर्जन पीरियड निकल गया। अर्थात स्टॉक को कैश में परिवर्तित करके दोबारा कैश खरीदा जाए, उस कैश से दोबारा स्टॉक खरीदा जाएगा। तो कितने दिनों में हो पाएगा, तो 365 में हम स्टॉक टर्नओवर रेशियो का भाग कर देते हैं तो हमको क्या ज्ञात हो जाता है, कन्वर्जन पीरियड ज्ञात हो जाता है। बच्चों, यदि प्रश्न में ये कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वह ज्ञात करना पॉसिबल ना हो तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो ज्ञात करने के कुछ अलग फार्मूले हो सकते हैं। तो पहले अनुपात के रूप में क्या फार्मूला हो जाएगा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बराबर हो जाएगा नेट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जगह आप नेट सेल का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कब, जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज्ञात ना हो पा रहा हो या प्रश्न में नहीं दिया गया हो। ऐसा क्यों, क्योंकि यदि आप नेट सेल के आधार पर स्टॉक टर्नओवर रेशियो ज्ञात करेंगे तो आपके जो अनुपात आएंगे वो भ्रामक आएगा, उससे सही निर्णय नहीं हो पाएगा। और यदि इसे हम कन्वर्जन पीरियड ज्ञात करना चाहते हैं महीनों या दिनों में, तो इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड जो का फार्मूला हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, एवरेज स्टॉक जो है उसमें गुणा करेंगे 365 का या 12 महीने का और भाग कर देंगे नेट सेल का। ठीक है, अब हम एक सवाल के माध्यम से जो है स्टॉक टर्नओवर रेशियो और स्टॉक कन्वर्जन पीरियड की गणना करना सीख लेते हैं। तो आशु लिमिटेड के बेचे गए माल की लागत जो है 12 लाख है, प्रारंभिक स्कंद 1,45,000 है, अंतिम स्कंद 1,55,000 है। आपसे कहा गया है कि आप स्कंद आवर्त अनुपात और स्कंद रूपांतरण अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्या क्या दिया गया है आपको। जो है बेचे गए माल की लागत दी गई है 12 लाख की, ठीक है, और प्रारंभिक स्कंद और अंतिम स्कंद दिया गया है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, स्कंद आवर्त अनुपात ज्ञात करना है। और स्कंद आवर्त अनुपात का फार्मूला ये नीचे लिखा हुआ क्या होता है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बराबर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो यही प्रश्न में दे दिया गया है। ठीक है, अब हमको एवरेज स्टॉक नहीं दिया गया है, तो एवरेज स्टॉक का फार्मूला लगाकर हम एवरेज स्टॉक ज्ञात कर लेंगे। क्या फार्मूला होता है, प्रारंभिक स्कंद और अंतिम स्कंद को जोड़कर उसमें 2 का भाग कर देते हैं। तो हम निकाल लेते हैं एवरेज स्टॉक बराबर ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2 और इसमें मान रख देते हैं। तो क्या निकल के आ जाता है, 1,45,000 धन 1,55,000 बटा 2 और इसको हल कर देते हैं तो आ जाता है 1,50,000। ये 1,50,000 आ गया हमारा एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है 12 लाख, तो अब हम प्रश्न में मान रख देते हैं 12 लाख बटे 1,50,000 हल कर देते हैं तो हमारा जो है स्टॉक आवर्त अनुपात आ गया 8 बार। ये 8 बार क्या बता रहा है, 8 टाइम क्या बता रहा है कि स्टॉक को साल भर में 8 बार, ठीक है, खरीदा और बेचा जाता है। अर्थात हमने एक स्टॉक खरीदा, ठीक है, और उसको खरीद कर बेच दिया, खरीद कर बेच दिया, फिर दोबारा माल खरीदा, ऐसा कितनी बार किया हमने, 8 बार।
तो ये जितना ज्यादा अधिक बार होगा उतनी अधिक बिक्री होगी और उतना अधिक व्यवसाय को लाभ होगा। तो इसलिए कहा जाता है कि टर्नओवर रेशियो जितने अधिक होंगे वह उतने व्यवसाय के लिए लाभदायक होंगे। अब हम ज्ञात कर लेते हैं स्कंद रूपांतरण अवधि कि इसको कितनी अवधि में परिवर्तित किया जाता है दूसरे रूप में। इसे हम समय के रूप में ज्ञात करेंगे। 8 बार हो रहा है तो साल भर में 8 बार हो रहा है, ठीक है। तो एक बार कितने समय में होगा, कितने दिनों में हो जाएगा? सिंपल है, साल भर में जितने दिन होते हैं उसमें 8 का भाग कर देंगे तो क्या ज्ञात हो जाएगा, हमारा स्कंद रूपांतरण अवधि ज्ञात हो जाएगी, स्टॉक कन्वर्जन पीरियड ज्ञात हो जाएगा। तो ज्ञात कर लेते हैं, इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड बराबर होता है 365 या 12 महीने में भाग कर देंगे हम स्टॉक टर्नओवर रेशियो का। स्टॉक टर्नओवर रेशियो कितना आया है, 8 आया है। तो मान रख देते हैं इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड निकल आएगा 365/8, क्योंकि हम यहाँ दिनों में ज्ञात करना चाह रहे हैं। यदि हम महीनों में ज्ञात करते तो यहाँ 365 की जगह हम 12 लिख देते। बहुत सिंपल है, ठीक है। इसको हल कर दिया तो आ गया 45.6 अर्थात 46, अर्थात 46 दिन में हमारा स्टॉक जो है कन्वर्ट हो जाता है कैश में और उस कैश से हम दोबारा स्टॉक खरीद लेते हैं, ठीक है। ऐसा करते करते साल में 8 बार ये पीरियड चलते हैं, ठीक है। 8 बार ऐसा रिपीटेड होता रहता है। तो इस प्रकार से बच्चों हमने स्टॉक टर्नओवर रेशियो और स्टॉक कन्वर्जन पीरियड की गणना करना सीख लिया है। बच्चों जो अगला अनुपात हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, उससे पहले हम एक सवाल और कर लेते हैं जो होगा स्कंद आवर्त अनुपात का। और क्या सवाल है, क्या दिया हुआ है, शुद्ध विक्रय दिया है 6 लाख रुपए और सकल लाभ दिया गया है लागत का 25%, 25% ऑफ कास्ट, ठीक है। कास्ट प्राइस का कितना दिया गया है, 25%। स्कंद आवर्त अनुपात आपको ज्ञात नहीं करना है, इसमें दे दिया 10 गुना, ठीक है। कितना गुना है, 10 गुना है, अर्थात 10 टाइम्स है। अंतिम स्कंद प्रारंभिक स्कंद से 10,000 अधिक है, ठीक है। मतलब जितना भी प्रारंभिक स्कंद है वह है उसका, उसमें 10,000 अगर हम जोड़ देंगे तो क्या ज्ञात हो जाएगा, हमें अंतिम स्कंद ज्ञात हो जाएगा। तो आपको दोनों स्कंद ज्ञात करने, दोनों रहतिया ज्ञात करने हैं। तो बच्चों ऐसे सवाल हल करने के लिए क्या करना होगा, हमें जो भी अनुपात दिया गया है, कौन सा अनुपात दिया गया है यहाँ पर, स्कंद आवर्त अनुपात, स्टॉक टर्नओवर रेशियो दिया गया है, इसका पहले फार्मूला लिख लेना है, ठीक है। क्या लिख लेना है, इसका फार्मूला लिख लेना है या दिमाग में उतार लेना है। तो क्या होता है स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फार्मूला, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। ये क्या होता है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बराबर होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। तो क्या प्रश्न में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया गया है, नहीं दिया गया है, तो ज्ञात कर लेंगे। कैसे ज्ञात कर लेंगे, इसके दो फार्मूले पढ़े थे हमने, ठीक है। एक क्या पढ़ा था, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पर जो है ना तो परचेज का कुछ दिया गया है, ठीक है, ना डायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ दिए गए हैं, ये फार्मूला फिट नहीं होगा। तो एक और फार्मूला था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, क्या कि सेल्स दिया गया है उसमें से सकल लाभ को घटा देते हैं। तो यहाँ पर सेल्स भी दिया गया है और सकल लाभ भी दिया गया है, तो इनके द्वारा हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज्ञात कर लेंगे। तो सेल्स कितना दिया गया है, यह दिया गया है आपका 6 लाख का, और सकल लाभ कितना दिया गया है, सकल लाभ को हम घटा देंगे। तो सकल लाभ दिया गया है लागत का 25%, लागत का 25%, ठीक है। अर्थात ये जो विक्रय मूल्य बना है, जितना भी लागत होगा उस लागत का 25% जोड़ दिया गया लागत में, तो हमारा बिक्री मूल्य ज्ञात हो गया है, ठीक है। तो इसे ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम जो है 6 लाख गुणा 25/100 धन 25 कर देंगे। 100 धन 25 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है लागत मूल्य पर ज्ञात कर रहे हैं और ये हम गुणा किसका कर रहे हैं, यहाँ पर बिक्री का। तो बिक्री मूल्य में लागत भी शामिल है और लाभ भी शामिल है। तो 100 रुपए लागत और 25 रुपए लाभ, तो हो जाएगा 125। तो इसे हल करने से जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है वह निकल के आता है 1,20,000, ठीक है। कितना आ गया, 1,20,000। तो बच्चों अब हम 6 लाख में से 1,20,000 घटा देंगे तो आ जाता है 4,80,000। ये आ गया हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या कॉस्ट ऑफ सेल भी कह सकते हैं, ठीक है। ये आ गया 4,80,000। अब हमें किसकी जरूरत है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में एवरेज स्टॉक की जरूरत है। तो एवरेज स्टॉक के बारे में कैसे क्या लिखा जानते हैं हम,
कि ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। तो ओपनिंग स्टॉक कितना दिया गया है? नहीं दिया है। क्या लिखा है कि अंतिम स्कंद प्रारंभिक स्कंद से, अर्थात क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से 10,000 अधिक है। तो यहां पर हम ओपनिंग स्टॉक को मान लेंगे, प्रारंभिक स्कंद को मान लेते हैं एक्स। ठीक है, तो लेट द ओपनिंग स्टॉक बी एक्स रुपीस मान लिया ओपनिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा? इसीलिए क्लोजिंग स्टॉक होगा हमारा एक्स धन 10,000। तो इस प्रकार से हमने ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को मान लिया है। क्या क्या हो गया है? ओपनिंग स्टॉक एक्स हो गया है, क्लोजिंग स्टॉक एक्स धन 10,000 हो गया है। तो एवरेज स्टॉक कैसे निकलेगा? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बटा 2। तो एवरेज स्टॉक बराबर हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। अब ओपनिंग स्टॉक कितना माना है हमने? एक्स माना है, और क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया है? एक्स धन 10,000 हो गया है बटा 2। अब इसको हल कर दिया हमने, एक्स और एक्स को जोड़ लिया तो 2x हो गया, 2x धन 10,000 बटा 2। अब देखिएगा यदि हम इसको 2 को कॉमन ले लें, यहाँ पर x के साथ भी 2 है और इस 10,000 में 2 का भाग कर देंगे तो 5,000 बचेगा। तो यहाँ से 2 निकाल लिया तो 2 नीचे है, 2 से कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा? x धन 5,000। तो x धन 5,000 ये आ गया हमारा एवरेज स्टॉक। अब हमने एवरेज स्टॉक भी ज्ञात कर लिया है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लाया था 4,80,000। तो अब हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का जो फार्मूला है, यदि हम उसमें मान रख दें, क्योंकि हमें प्रश्न में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया गया है जो कितना है 10। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने अभी ज्ञात किया है 4,80,000 बटा एवरेज स्टॉक आएगा एक्स धन 5,000। अब इसको हमने हल कर दिया तो इस 10 को हमने पक्षांतरित कर दिया, किस तरफ आ जाएगा? इस तरफ। तो ये हो जाएगा 1/10 और एक्स धन 5,000 को हम इस तरफ ले गए तो ये हो गया एक्स धन 5,000 बराबर 4,80,000 भागित 10। अब 4,80,000 में हमने 10 का भाग दिया गया तो 48,000 आ जाएगा और इस 5 का हमने कर दिया पक्षांतर, तो x बराबर हो जाएगा 48,000 माइनस 5,000 और इसको हल कर दिया तो आ गया 43,000। x का मान आ गया 43,000 और x क्या माना था हमने? x माना था ओपनिंग स्टॉक। क्या माना था हमने? ओपनिंग स्टॉक माना था। तो हमारा ओपनिंग स्टॉक बराबर हो गया 43,000। और प्रश्न में क्या लिखा था कि अंतिम स्कंद जो है प्रारंभिक स्कंद से 10,000 अधिक है। तो हमने प्रारंभिक स्कंद 43,000 ज्ञात कर लिया है, तो अंतिम स्कंद कितना होगा? 10,000 अधिक 10,000 जोड़ देते हैं तो 43,000 धन 10,000 बराबर आ जाता है आपका 53,000। तो बच्चों इस प्रकार से हमने एक ऐसा सवाल जिसमें हमको स्टॉक टर्नओवर रेशियो दिया था, तो हमने ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की गणना करना सीख लिया है। बच्चों परीक्षा में अक्सर ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं, तो इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा इस प्रकार के सवालों की। अब बच्चों हम पढ़ने वाले हैं अगला अनुपात, जिसे हम कहते हैं देनदार आवर्त अनुपात। ठीक है, तो देनदार क्या होते हैं? जब हमारी कंपनी के द्वारा, हमारी संस्था के द्वारा, हमारे व्यवसाय के द्वारा किसी व्यक्ति संस्था को माल उधार बेचा जाता है तो उस ग्राहक को देनदार कहा जाता है। और यदि हम उधार माल जितना अधिक बेचेंगे देनदारों की संख्या उतनी अधिक होगी, लेकिन हमारी दूसरी ओर जोखिम भी बढ़ जाएगी। एक और उधार माल बेचने से बिक्री बढ़ रही है, ठीक है, देनदार बढ़ रहे हैं, ठीक है, इन देनदारों की यदि वसूली नहीं हुई तो डूबत ऋण की जोखिम भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये दोनों तरफ का हो रहा है, अर्थात देनदार से वसूली जो है वह जल्दी जल्दी हो जानी चाहिए। यदि देनदार हमने उधार माल बेच दिया तो हम यदि नगद बेचते तो कुछ कैश आती, उस कैश से हम दोबारा माल खरीद कर दोबारा व्यापार कर पाते, लेकिन हमने उधार बेच दिया है तो जब तक इन देनदारों से हमारी वसूली नहीं होगी तब तक हमारा पैसा फंसा रहेगा, जो कि व्यवसाय की दृष्टि से ठीक नहीं है। अर्थात देनदार आवर्त जो है, अर्थात देनदार जो है जल्दी जल्दी कैश में परिवर्तित हो जाने चाहिए, अर्थात देनदारों से वसूली जल्दी जल्दी होनी चाहिए। अर्थात देनदार आवर्त अनुपात अधिक होगा, अर्थात देनदारों से हमारी वसूली जल्दी जल्दी हो रही है, और यह जितना अधिक होगा व्यवसाय के लिए उतना अच्छा माना जाएगा। तो देनदार आवर्त अनुपात की गणना के लिए जो फार्मूला है, क्योंकि देनदार उधार बिक्री के कारण क्रिएट होते हैं, तो देनदार का फार्मूला बनता है डेटर्स टर्नओवर रेशियो बराबर बन जाता है नेट क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज रिसीवेबल्स। डेटर्स टर्नओवर रेशियो बराबर क्या होता है? शुद्ध उधार विक्रय बटा एवरेज प्राप्त, औसत प्राप्त। ठीक, उधार विक्रय तो आप सभी जानते हैं, जो माल उधार बेचा गया है उसको ले लेंगे। अब औसत प्राप्त का क्या अर्थ है?
तो ये ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ प्राप्य शब्द का प्रयोग किया जा रहा है जबकि हम देनदार आवर्त अनुपात ज्ञात कर रहे हैं। बच्चों वास्तव में देनदार का यहाँ पर जो आशय है वो देनदार प्लस प्राप्य बिलों से है, अर्थात देनदार और प्राप्य बिलों की राशि का योग देनदार या प्राप्य कहलाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ ज्ञात कर लेते हैं एवरेज प्राप्य बराबर क्या होगा, एवरेज रिसीवेबल्स बराबर क्या होगा, ओपनिंग डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल्स और क्लोजिंग डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल, अर्थात ओपनिंग के डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल का जोड़ और क्लोजिंग डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल का जोड़, उसमें 2 का भाग कर दिया जाएगा तो हमारा एवरेज रिसीवेबल्स ज्ञात हो जाएगा, औसत देनदार ज्ञात हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा बच्चों, इस अनुपात की गणना करने के लिए सदैव देनदारों के कुल मूल्य पर विचार करना चाहिए, इनमें संदिग्ध ऋण संचय नहीं घटाना चाहिए, किंतु यदि डूबत ऋण दिया है तो घटा देना चाहिए। क्या करना चाहिए आपको, ये जो हमने देनदार लिए हैं या प्राप्य बिल लिए हैं इसके कुल मूल्य लेना है आपको, इसमें से अगर कोई संदिग्ध ऋण संचय है तो उस संचय की राशि को घटाना नहीं है। ये बच्चों अब हम पढ़ेंगे औसत संग्रहण अवधि अर्थात औसत वसूली अवधि। व्यवसाय में औसत वसूली अवधि जितनी कम होगी, ठीक है, अर्थात जितनी कम अवधि में देनदारों से वसूली हो जाएगी वह व्यवसाय के लिए अच्छा माना जाएगा। तो औसत वसूली अवधि को निम्न सूत्र के द्वारा ज्ञात किया सकता है, एवरेज कलेक्शन पीरियड बराबर हो जाएगा एवरेज रिसीवेबल गुणा 365 बटे नेट क्रेडिट सेल। बच्चों ध्यान दीजिएगा कि औसत वसूली अवधि जो है वह जो औसत अवधि है उसमें 1/3 जोड़कर जो अवधि निकलेगी उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि उससे अधिक है तो ये माना जाता है कि व्यवसाय की जो है वसूली की क्षमता कम है और उसका पैसा अधिक समय तक व्यापार में उधारी में फंसा रहता है। ठीक है, यहाँ पर बच्चों आपको समझ लेना है कि एवरेज कलेक्शन जो पीरियड है उसका एक फार्मूला और है कि आप ऐसे ज्ञात कर सकते हैं कि 365 में डेटर्स टर्नओवर रेशियो का भाग करके भी एवरेज कलेक्शन पीरियड को ज्ञात कर सकते हैं। जो औसत वसूली अवधि है वह कैसे ज्ञात की जाती है कि 365 में डेटर्स टर्नओवर रेशियो का भाग कर दिएगा। यदि डेटर्स टर्नओवर रेशियो कम है अर्थात मान चलो 1 है, ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है कि यहाँ पर 365 में एक बार वसूली हो पा रही है, ठीक है ना। और यदि डेटर्स टर्नओवर रेशियो अधिक है अर्थात उतनी अधिक बार वसूली हो पाएगी, अर्थात एवरेज कलेक्शन पीरियड जो है वह कम कब होगा, जब डेटर्स टर्नओवर रेशियो अधिक होगा। ठीक है, और डेटर्स टर्नओवर रेशियो अधिक होने का अर्थ है कि व्यवसाय में वसूली जो है वो जल्दी जल्दी हो पा रही है। ठीक है, अब बच्चों एक सवाल के माध्यम से हम जो है इन दोनों अनुपातों को समझ लेते हैं, देनदार आवर्त अनुपात और औसत वसूली अवधि। तो इस सवाल में देख लेते हैं कि दिया क्या हुआ है आपको, कुल विक्रय दी गई है 5,09,000 की, विक्रय वापसी दी गई है, अगर विक्रय वापसी हो गई तो बिक्री से घट जाएगा, अर्थात कुल विक्रय जो है 5,09,000 है और विक्रय वापसी 9,000 है तो 9,000 घटा दो, मतलब विक्रय कितने का हुआ है, 5 लाख का ही हुआ है, क्योंकि बिक्री वापसी हो गई तो वो बिका ही नहीं मान के चलिए। ठीक है, और नगद बिक्री दी गई है 1 लाख की तो उधार विक्रय अपने आप ज्ञात हो जाएगा, 4 लाख आ जाएगा, 5 लाख में से 1 लाख घटा के 4 लाख आ गया आपका उधार विक्रय। प्रारंभिक देनदार दिए गए हैं 40,000 के, प्रारंभिक प्राप्य पत्र दिए गए हैं 10,000 के, अंतिम देनदार है 55,000 के, अंतिम प्राप्य पत्र हैं आपके 15,000 के, डूबत ऋण संचय है 5,000 का। ठीक है, तो बच्चों डूबत ऋण संचय के बारे में भी हम नोट पढ़ा था कि यदि प्रश्न में डूबत ऋण संचय दिया गया है तो आपको देनदारों से घटाने नहीं है, आपको सकल राशि लेनी है, कुल राशि लेनी है। तो आपसे कहा जा रहा है कि देनदार अनुपात ज्ञात कीजिए, औसत वसूली अवधि ज्ञात कीजिए। तो बच्चों जैसे ही हमारा देनदार आवर्त अनुपात का नाम आता है, डेटर टर्नओवर रेशियो का नाम आता है, तो हमको इसका फार्मूला दिमाग में आ जाना चाहिए। क्या होता है, देनदार आवर्त अनुपात बराबर, देनदार आवर्त बराबर होता है नेट क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज रिसीवेबल्स। ठीक है, और औसत वसूली अवधि बराबर क्या होता है, एवरेज कलेक्शन पीरियड बराबर होता है एवरेज रिसीवेबल डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट सेल गुणा 365। ठीक है, इसका एक और फार्मूला पढ़ा था हमने एवरेज कलेक्शन पीरियड का 365 भागित डेटर्स टर्नओवर रेशियो, क्या पढ़ा था हमने, डेटर्स टर्नओवर रेशियो का भाग करके भी हम औसत वसूली अवधि ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों हम सवाल को हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमको डेटर्स टर्नओवर रेशियो ज्ञात करने के लिए किसकी जरूरत है, नेट क्रेडिट सेल्स की जरूरत है, जबकि कुल विक्रय दिया गया है। यदि हम कुल विक्रय में से इस 5,09,000 में से विक्रय वापसी को घटा दें
और नगद बिक्री को घटा दें तो हमारा उधार विक्रय ज्ञात हो जाएगा। तो नेट क्रेडिट सेल आ गया 4 लाख। और एवरेज रिसीवेबल कैसे ज्ञात करते हैं? आपको पता है कि जितने भी प्रारंभिक देनदार और अंतिम देनदार को जोड़कर 2 का भाग कर देते हैं। यहाँ पर देनदार से आस है प्रारंभिक देनदार और प्रारंभिक प्राप्य पत्र दोनों से होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर प्रारंभिक देनदार, प्रारंभिक प्राप्य विपत्र, अंतिम देनदार और अंतिम प्राप्य पत्र को जोड़ लेंगे और उसमें 2 का भाग कर देंगे, तो हमको क्या ज्ञात हो जाएगा? एवरेज रिसीवेबल ज्ञात हो जाएंगे। तो ओपनिंग डेटर्स एंड बिल्स पे रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। अब हमने मान रख दिए, तो ये है 40,000 धन 10,000 धन 55,000 धन 15,000, ठीक है, यही दिए गए थे। हमने इन सब के जोड़ में 2 का भाग कर दिया तो आ गया 60,000। तो इस प्रकार से हमारा जो एवरेज रिसीवेबल आ गया 60,000 और नेट क्रेडिट सेल आ गया 4 लाख, ठीक है। नेट क्रेडिट सेल 4 लाख, एवरेज रिसीवेबल 60,000। तो यहाँ पर फार्मूले में हमको सिर्फ मान पुट कर देना है। तो डेटर्स टर्नओवर रेशियो बराबर क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाता है नेट क्रेडिट सेल 4 लाख बटा 60,000 और इसको हल कर दिया तो आ गया 6.7 टाइम्स। 6.7 टाइम्स का मतलब है कि 6.7 बार जो है देनदार हैं वो कैश में परिवर्तित हो जाते हैं। अर्थात इतने बार हम उधार बिक्री करते हैं, वसूल कर लेते हैं, फिर उधार बिक्री करते हैं, फिर वसूल कर लेते हैं, फिर उधार बिक्री करते हैं, फिर वसूल कर लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से 6.7 टाइम्स ये रिपीट होता है। अब हमको अगला क्या ज्ञात करना है? औसत वसूली अवधि ज्ञात करनी है, ठीक है। तो औसत वसूली अवधि का क्या अर्थ है कि कितने दिनों में हमको देनदारों से रकम प्राप्त हो जाती है। तो ज्ञात कर लेते हैं हम एवरेज कलेक्शन पीरियड। फार्मूला ये होता है एवरेज रिसीवेबल गुणा 365 बटे नेट क्रेडिट सेल। एक और फार्मूला पढ़ा था कि हम 365 में सीधे डेटर्स टर्नओवर रेशियो का भाग कर देते हैं। तो यहाँ पर तो हम डेटर्स टर्नओवर रेशियो ज्ञात कर चुके हैं, तो हम चाहें तो डेटर्स टर्नओवर रेशियो का भाग करके भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसी फार्मूले का प्रयोग कर लेते हैं जो कि हमने लिख चुके हैं। एवरेज कलेक्शन पीरियड बराबर एवरेज रिसीवेबल गुणा 365 बटे नेट क्रेडिट सेल। यदि आप महीनों में ज्ञात करना चाहते हैं तो 365 की जगह आप 12 का गुणा कर लीजिएगा, ठीक है। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड बराबर हो जाएगा आपका एवरेज रिसीवेबल 60,000 गुणा 365 बटा नेट क्रेडिट सेल है 4 लाख का, और इसे हल करने से हमको ज्ञात हो जाता है 54.75, ठीक है। अब 54.75 दिन है ये, तो दिन कभी दशमलव में नहीं होते तो इनको हमने बना लिया 55 दिन, ठीक है। अर्थात 55 दिन में हमारी वसूली हो जाती है। तो इस प्रकार से हमने देनदार आवर्त अनुपात और औसत वसूली अवधि ज्ञात करना सीख लिया है। बच्चों अब हम और अनुपात सीखते हैं। तो अगला अनुपात है लेनदार आवर्त अनुपात, ठीक है। जैसे देनदार होते थे ऐसे ही लेनदार है। अंतर क्या है कि देनदारों से हमको रकम वसूल होती थी और लेनदारों को हमें भुगतान करना होता है। अर्थात जिन व्यक्तियों से हम उधार माल खरीदते हैं वो हमारे लेनदार होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लेनदार अनुपात हम ज्ञात कर लेते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है? क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो बराबर होगा नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज पेबल्स, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर नेट क्रेडिट परचेज आप समझ सकते हैं, लेकिन एवरेज पेबल्स जैसे एवरेज रिसीवेबल होता था, तो एवरेज रिसीवेबल कैसे याद करेंगे हम, या पेबल्स कैसे याद करेंगे? ओपनिंग क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल बटे 2। इस प्रकार से हमारा एवरेज पेबल्स ज्ञात हो जाएगा। नेट क्रेडिट सेल अर्थात उधार विक्रय है, कुल शुद्ध उधार विक्रय को हम यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। और इसी प्रकार से हम जो जैसे औसत भुगतान अवधि ज्ञात कर लेंगे, तो औसत भुगतान अवधि का फार्मूला हो जाएगा आपका एवरेज पेमेंट पीरियड बराबर हो जाएगा एवरेज पेबल्स गुणा 365 बटे नेट क्रेडिट परचेस, ठीक है। तो उधार क्रय ठीक है का भाग कर दिया। तो इस प्रकार से हमारा औसत भुगतान अवधि ज्ञात हो गई। अब एक सवाल के द्वारा हम देख लेते हैं। निम्न सूचनाओं से लेनदार आवर्त अनुपात और औसत भुगतान अवधि ज्ञात कीजिए। कुल क्रय दिया गया है 5,07,000 का, नगद क्रय दिया गया है 80,000 का, क्रय वापसी दी गई है 7,000 की। तो जो क्रय वापसी हो गई तो कुल क्रय से घट जाएगा, तो क्रय कितने का बचेगा? 5 लाख का बचेगा। उसमें से नगद क्रय को घटा दें तो उधार क्रय निकल आएगा 4,20,000। लेनदार अंत में 20,000, देय विपत्र अंत में 5,000,
लेनदारों पर कटौती के लिए प्रावधान 8,000। तो लेनदारों के लिए कटौती के लिए प्रावधान हमने पहले पढ़ा है कि लेनदार और देनदार का अगर कोई प्रावधान है तो उसको नहीं घटाते हैं, हम सकल राशि ले लेते हैं। तो फार्मूला क्या होता है, आपको ज्ञात करना है लेनदार आवर्त अनुपात। तो लेनदार आवर्त अनुपात का सूत्र होता है क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो बराबर होता है नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज पेबल्स। ठीक है, क्या होते हैं, नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज पेबल्स। तो अब क्या कर देना है, आपको इसमें मान रख देना है। तो पहले नेट क्रेडिट परचेसेस निकालने पड़ेंगे। तो कैसे निकलेंगे, नेट क्रेडिट परचेस बराबर हो जाएगा 5,70,000 माइनस 7,000 माइनस 80,000। 7,000 क्यों घटा दिए, क्रय वापसी हुई थी, 80,000 क्यों घटाए, नगद विक्रय हुआ था तो उधार विक्रय कितना आ गया 4,20,000। और एवरेज पेबल्स कैसे याद करते हैं बच्चों, आप जानते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग को जोड़कर 2 का भाग करते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ क्लोजिंग दिए गए हैं, अंत के दिए गए हैं, तो इसी को हम एवरेज मान लेंगे। तो एवरेज पेबल्स कितना हो जाएगा 20,000 धन 5,000 25,000। तो एवरेज पेबल्स हो जाएगा 20,000 धन 5,000 बराबर हो जाते हैं आपके ये जो अंतिम लेनदार हैं और अंतिम देय पत्र दोनों को जोड़ लिया तो आ गया 25,000। तो ये कहलाएंगे एवरेज पेबल्स। अब हम इस फार्मूले में मान पुट कर देते हैं। तो क्रेडिट टर्नओवर रेशियो बराबर हो जाएगा, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो बराबर हो जाएगा 4,20,000 बटे 25,000 और इसको हल कर दिया तो आ गया 16.8 बार। ठीक है, 16.8 टाइम्स। ठीक है, अब बच्चों हमको क्या ज्ञात करना है, औसत भुगतान अवधि ज्ञात करनी है। तो औसत भुगतान अवधि का फार्मूला क्या होता है, आपने चूंकि क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो ज्ञात कर लिया है तो 365 बटे क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो सीधा हम फार्मूला लगा देंगे। तो मान पुट कर देते हैं, एवरेज पेमेंट पीरियड बराबर हो जाएगा 365 बटा 16.8 और इसको हल कर दिया तो आ गया 21.72, जिसे हम कहेंगे 22 दिन 22 डेज। तो इस प्रकार से हमने एवरेज पेमेंट पीरियड भी ज्ञात कर लिया है। अब बच्चों और अनुपात होते हैं जैसे कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात। ठीक है, कार्यशील क्या होती है, जो दिन प्रतिदिन की कार्रवाई होती है व्यवसाय संचालन की, उसके लिए जो पूंजी की आवश्यकता होती है उसी को हम कार्यशील पूंजी कहते हैं। इसे हम कैसे ज्ञात करते हैं, चालू संपत्तियों में से चालू दायित्व घटाकर भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको पहले हम अनुपात को का सूत्र लिख लेते हैं, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो बराबर क्या होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे ज्ञात कर सकते हैं, हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। यहाँ बात करेंगे एवरेज वर्किंग कैपिटल की। ठीक है, तो एवरेज वर्किंग कैपिटल कैसे ज्ञात करेंगे, हम ओपनिंग वर्किंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग वर्किंग कैपिटल में भाग कर देंगे 2 का, तो हमको क्या ज्ञात हो जाएगा, एवरेज वर्किंग कैपिटल ज्ञात हो जाएगा। और वर्किंग कैपिटल से क्या आशा है, चालू संपत्तियों में से चालू दायित्व घटाकर हम क्या कर सकते हैं, वर्किंग कैपिटल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। इस प्रकार से हमको वर्किंग कैपिटल ज्ञात हो जाती है। और वर्किंग कैपिटल ज्ञात हो जाती है तो ये ओपनिंग भी ज्ञात हो जाएगी और क्लोजिंग भी ज्ञात हो जाएगी। इसके बाद दोनों को जोड़कर आता है ओपनिंग वर्किंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग वर्किंग कैपिटल को जोड़कर उसमें 2 का भाग करने से हमको एवरेज वर्किंग कैपिटल ज्ञात हो जाती है। तो बच्चों एक सवाल हल कर लेते हैं। आपको दिया गया है कि विक्रय हुआ है 5,09,000 का, विक्रय वापसी हुई है 9,000 की, और सकल लाभ दिया गया है लागत का 25%। ठीक है, चालू संपत्तियां दी गई 1,50,000 की, चालू दायित्व दिए गए हैं 70,000 के। आपको कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात ज्ञात करना है। तो बच्चों जो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फार्मूला होता है वो क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज वर्किंग कैपिटल। तो बच्चों क्या प्रश्न में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया गया है, नहीं दिया गया। क्या दिया गया है, कुल विक्रय दिया गया है, विक्रय वापसी दी गई है, सकल लाभ दिया गया है। तो हम पहले कुल विक्रय में से विक्रय वापसी को घटा देंगे तो हमारा शुद्ध विक्रय ज्ञात हो जाएगा, और उसमें से अगर हम सकल लाभ को घटा देंगे तो हमको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बेचे गए माल की लागत ज्ञात हो जाएगी। तो बच्चों हम पहले क्या ज्ञात कर लेते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज्ञात कर लेते हैं। टोटल सेल दिया गया है 5,09,000, इसमें से हमने सेल्स रिटर्न को घटा दिया 9,000 तो आ गया 5,000। ये सॉरी 5 लाख आया है। ये जो 5 लाख है ये क्या है, नेट सेल्स है। इस नेट सेल्स में से हम ग्रॉस प्रॉफिट को घटा देंगे तो हमको ज्ञात हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो घटा देते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया गया है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया गया है लागत का 25%। चूंकि ये तो सेल्स दिया गया है तो हमें फार्मूला क्या प्रयोग करना पड़ेगा, 100
की जगह 100 प्लस 25 करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका 1 लाख निकल आएगा। कैसे निकलेगा? 5 लाख गुणा 25 बटा 125 करने से, ठीक है। हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है वह है 1 लाख निकल के आ जाएगा। और अंतर की राशि जो 4 लाख है यह कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहलाएगी, ठीक है। अब बच्चों जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज्ञात हो गया है, कितना आ गया है? 4 लाख। अब हम किसकी जरूरत है? एवरेज वर्किंग कैपिटल की जरूरत है। और वर्किंग कैपिटल कैसे कहते हैं? चालू संपत्तियों में से चालू दायित्व घटाकर हमारी वर्किंग कैपिटल ज्ञात हो जाती है। तो अब हम पहले वर्किंग कैपिटल ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल बराबर क्या हो जाएगा? करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। और करंट एसेट्स कितने हैं? 1,50,000 के, करंट लाइबिलिटी 70,000 की, तो अंतर आ गया 80,000 का। तो हमारी वर्किंग कैपिटल आ गई 80,000 की, ठीक है। और चूंकि ओपनिंग और क्लोजिंग दिए नहीं गए हैं तो यही 80,000 का हो जाएगी हमारी एवरेज वर्किंग कैपिटल हो जाएगी। क्योंकि वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए, एवरेज वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए हमको ओपनिंग वर्किंग कैपिटल भी चाहिए और क्लोजिंग वर्किंग कैपिटल भी चाहिए। लेकिन प्रश्न में सिर्फ चालू संपत्ति और चालू दायित्व का अंतिम शेष दिया गया है, तो इसे ही हम एवरेज वर्किंग कैपिटल मान लेंगे। अर्थात एवरेज वर्किंग कैपिटल हमारी आ गई 80,000 और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लाया था 4 लाख। तो यहाँ पर हम मान रख देंगे, तो हमारा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो ज्ञात हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज वर्किंग कैपिटल। और यहाँ पर हमने मान रखा तो 4 लाख बटे 80,000 और इसको हल कर लिया तो आ गया 5 टाइम्स, 5 बार हमारा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो है। अर्थात जो वर्किंग कैपिटल है वह 5 बार कैश में परिवर्तित होती है और फिर चालू संपत्तियों में परिवर्तित होती है, ठीक है। तो ये 5 बार ऐसा होता है। वह जितना अधिक होगा वह व्यवसाय के लिए उतना लाभदायक और क्रियाशील माना जाएगा, उतना अच्छा माना जाएगा। और इसी प्रकार के कुछ और फार्मूले होते हैं, जैसे स्थिर संपत्ति आवर्त अनुपात। तो इसके किससे ज्ञात किया जाता है? जो बेचे गए माल की लागत है उसमें स्थिर संपत्तियों का भाग देकर ज्ञात किया जाता है। फिक्स्ड असेट्स टर्नओवर रेशियो क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय फिक्स्ड असेट्स। और इसी प्रकार से चालू संपत्ति आवर्त अनुपात ज्ञात किया सकता है। तो क्या फार्मूला हो जाएगा? करंट असेट्स टर्नओवर रेशियो बराबर हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय करंट असेट्स, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं कुल संपत्ति आवर्त अनुपात। क्या फार्मूला बनेगा? टोटल असेट टर्नओवर रेशियो बराबर हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने विभिन्न प्रकार के जो क्रियाशीलता अनुपात हैं, निष्पादन अनुपात हैं, या जिन्हें हम आवर्त